दिल्ली के कादीपुर गांव में स्वर्गीय चौधरी भीम सिंह का जन्म दिवस और 75वां स्वतंत्रता दिवस बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस परिवार से हमारा कई पीढ़ियों से लगाव है, आवश्यक है। आज भी मैं आपको वो बात बताऊंगा कि चौधरी भीम सिंह एक हमारे इलाके की सबसे बड़ी हस्ती है। ये घर सबसे बड़ी, इस घर को हमारा गांव 52,000 बीघे रकबे का गांव है। ये 22,500 बीघे के मालिक थे और राजनीति में सक्रिय रहे हैं। सन 1946 में बाबू नारायण सिंह के भाई चौधरी रघुवीर सिंह सन 46 में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के मेंबर चुने गए। माजरे वाले मान सिंह के भाई देवचंद वकील वो अंग्रेजी टिकट पे थे और चौधरी रघुवीर सिंह कादीपुर वाले बाबू नारायण सिंह के छोटे भाई वो कांग्रेस के टिकट पे। और 5 दिन चुनाव चला। मैं उस चुनाव में 2 दिन आया लगातार। उन्होंने तो लड्डू बना रखे और कादीपुर वालों की कई जगह कढ़ाई चल रही है। नंगड़ी में एक कढ़ाई नंगड़ी में चल रही है, एक छितर नंबरदार जिनपुर वाले थे उनके यहाँ चल रही है और एक यहाँ हवेली के सामने यहाँ भी। तो 5-5 आदमी जाते थे अंदर वोट डालने के लिए 1946 में। 5 आदमी अंग्रेज हुकूमत की तरफ से, 5 आदमी कांग्रेस की तरफ से। 5 दिन वो चुनाव चला और उसमें ये विजयी रहे। जब इस परिवार के किसी भी शख्स ने चुनाव लड़ा वो इज्जत के साथ जीत गया आज तक। अधिनायक जय है द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उछल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाए तब जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। बोल भारत माता की जय, बोल भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। इस अवसर पर 360 गांव के प्रधान एवं कई विशिष्ट व्यक्तियों ने कार्यक्रम में शिरकत की। साथ ही सभी को सम्मानित भी किया गया। हमारे कादीपुर गांव के बुजुर्ग तमाम खेड़ा जटराना अटगामा की सरदारी और जो हमारे बुजुर्ग राजस्थान से यहाँ आए हैं रामपाल जी के नेतृत्व में हम यहाँ दिल्ली पहुँचने पर पालम 360 की तरफ से आपका स्वागत करते हैं। और जो मुहिम आपने चलाई है वो एक अच्छी मुहिम और अच्छी सोच, क्योंकि जो उसमें सबसे अच्छी बात निकल के आई कि समाज का जो कार्य है वो किसी को अपशब्द कहने का नहीं है। अपनी बात और अपने हक की लड़ाई लड़ने का हमारे संविधान में हर एक व्यक्ति को अधिकार है। और देश का अन्नदाता वो है जो 130 करोड़ की आबादी का पेट भरता है और जिसके बच्चे सीमा पर देश की रक्षा करते हैं। तो एक किसान परिवार से होने के नाते
और आज भी दिल्ली के अंदर लगभग 100 गांव ऐसे हैं जहां पर खेती होती है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब देश की राजधानी की बात आती है तो जो हमारी सरकारें और जो प्रशासन या जो बाहर के व्यक्ति आते हैं उनको ये मालूम नहीं है कि दिल्ली के अंदर आज भी एग्रीकल्चर जिंदा है और 100 गांवों में खेती होती है और हमारी संस्कृति और हमारी परंपराएं आज भी जिंदा है। जिन परंपराओं को निभाने का कार्य पालम 360 अपने सभी तपों के साथ मिलकर करती आ रही है और आज हम सब 15 अगस्त के दिन आजादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। ये भी एक अपने आप में हमारे लिए गौरव की बात है कि हमारे वो वीर योद्धा जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर उस लड़ाई में भाग लिया और शहीद हो गए और हमें आज आजाद करके गए। तो ये एक कहीं ना कहीं इतिहास है और हमें उन वीरों को भी याद करना चाहिए जो वीर इस लड़ाई में या लगातार जो सीमाओं पर देश की रक्षा करते हुए वीर शहीद होते हैं, आज उनको भी नमन करने का दिन है। आज देश आज़ादी का 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, परंतु बड़े ही श्रम की बात है कि आज भी आपको सड़कों पर नाबालिग बच्चे भीख मांगते नजर आएंगे, जिनमें से कुछ बच्चे अनाथ भी होते हैं जो अपना गुजारा बड़ी ही मुश्किल के साथ कर पाते हैं। आज हम आपको उन बच्चों से भी मिलाएंगे जो भीख नहीं मांगते, अपनी मेहनत से काम करते हैं और अपना पालन पोषण स्वयं करते हैं, परंतु सरकार ऐसे बच्चों पर किसी भी प्रकार का ध्यान नहीं देती है, जिसके कारण अनाथ बच्चों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। नाम बताओ, पहले उस जगह का नाम बता दो। मेरा नाम शिवानी है, मैं कुशक में रहती हूँ, कुशक नंबर 2 में। ये बताओ बेटा, आपके जो पेरेंट्स थे जी, वो कब एक्सपायर हुए? और मम्मी को तो 7 साल हो गए, एक्सीडेंट हुआ था मम्मी का, तो मम्मी की तो उस टाइम हुई थी। पापा को दूसरा साल चल रहा है, पापा को टीबी की बीमारी थी। अच्छा बेटा, माता जी पिताजी जब आपके पापा जब चले गए 2 साल पहले, तो किस प्रकार अपना गुजारा कर रहे हो, कैसे कर रहे हो? बहुत दिक्कत पड़ गई थी, हमारे पास खाने के लिए भी नहीं था, क्योंकि जितने भी पैसे हमने जोड़े थे वो पापा की इतनी हालत ख़राब हो गई थी कि डॉक्टर वगैरह का खर्चा इन सब में लग गए थे, तो हमारे पास कुछ नहीं था। फिर हम लोग यहाँ पे बिस्तर लेके अपनी बुआ के पास गए थे, फिर बुआ ने वहाँ पे हेल्प की, कमरा दिलाया, फिर कमरा दिलवाने का किराए पे करा, फिर कर्जा दिलाया था, फिर हम लोग वहाँ पे थोड़े दिन लिए, फिर हमारी नौकरी लग गई, फिर हम अपना काम करते हैं। हम पढ़े लिखे नहीं हैं। पढ़े लिखे ज़्यादा नहीं हो आप लोग? नहीं, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ। मेरा भाई है, 5वीं पढ़ा है, पर अभी से ओपन की पढ़ाई के लिए उसने फार्म भरा है, 10वीं का। चारों भाई बहनों में कौन कौन काम करता है? मैं करती हूँ, ये मेरा बड़ा वाला मेरे से छोटा है, ये करता है। ये करता है। कितनी उम्र बेटा आपकी? मेरी तो 20 साल है, इसकी 17-18 में चल रही है। तो कितने पैसे मिलते हैं आप लोगों को? मेरे को तो 5,000 मुझे मिलते हैं, 5,500 इससे मिलते हैं। 5,500 मतलब कुल मिला के 10,500 रुपये आपको आता है। तो किस प्रकार अपना घर का खर्चा देते हो, किराया भी देते हो मकान का, कैसे चलता है? किराया देते हैं, किराया देते हैं और राशन वाशन, भाई बहन की पढ़ाई का खर्चा हो जाता है इतने में। भाई आप नाबालिग हो, कुछ ना कोई योजना सरकार की होनी चाहिए ताकि जो नाबालिग बच्चे हो उनको सरकार से कुछ सहायता मिलनी चाहिए, मिल नहीं पा रही, तो सरकार को कुछ कहना चाहोगे आप? मैं बस यही कहूँगी, मैं 2 साल से चक्कर काट रही हूँ, मेरे को हेल्प चाहिए बस उनसे। यही है कि मतलब जो मेरे बहन भाई है उनका फ्यूचर सही हो जाए। सरकार से कुछ कहना चाहोगे भी, किस तरह की मदद चाहते हैं आप लोग सरकार से? मैं तो बस सरकार से यही मदद चाहता हूँ कि बस थोड़ी इतनी हेल्प कर दे कि हम लोग मतलब मेरे दोनों बहन भाई अच्छे से पढ़ ले और मेरी बहन की अच्छे से शादी हो जाए, बस इतनी मदद चाहता हूँ सरकार से। क्योंकि हम जो कमाते हैं उसमें गुजारा नहीं होता, उसमें बस खाते ही ख़त्म हो जाता है, और फिर बहन भाई की पढ़ाई का भी खर्चा, उसमें से फिर बाकी कपड़े पहनने का भी खर्चा, सब कुछ खर्चा हमारा को बचता नहीं है बिल्कुल भी। एक अपील हो रही है कि मेरी बहन को या मुझे, हम दोनों में से किसी एक को अच्छी नौकरी मिल जाए, ताकि एक बंदा अच्छी नौकरी करके तीनों को संभाल सके। मेरी एक छोटी बहन है, उसकी भी अभी आगे फ्यूचर है, उसकी भी पढ़ाई पूरी है। भाई है, उसका भी आगे पूरा फ्यूचर है, उसकी भी पूरी पढ़ाई करानी है। बस सरकार से इतनी मदद चाहिए कि मेरे दोनों बहन भाई पढ़ जाए और बड़ी बहन की एक अच्छी सी नौकरी हम लोग मतलब सही से हो जाए। बेटा आपके भाई बहन जो बड़े हैं वो पढ़े लिखे नहीं है ज़्यादा, मगर आपको पढ़ाना चाहते हैं, पढ़ा रहे हैं। आप पढ़ लिख कर क्या बनना चाहोगे?
मैं तो डॉक्टर या तो कुछ भी अच्छी सी चीज़ बनना चाहती हूँ, जैसे हमारे साथ हुआ है वैसे किसी और के साथ ना हो, मैं इतना चाहती हूँ। बेटा तो कौन सी क्लास में पढ़ता है देख के वो? मैं 8 क्लास में पढ़ता हूँ। 8 क्लास में पढ़ता है। तो बड़ा होकर क्या बनना चाहोगे आप? मैं एक अच्छी सी नौकरी करना चाहता हूँ कंप्यूटर सीख के। जो अनाथ बच्चे हैं कितने समय से रहते हैं आपके पास? ये 2-3 महीने से बच्चे रह रहे हैं यहाँ पे। तो 3 महीने से रह रहे हैं तो जी, जी। कितना किराया लेते हैं आप इनसे? ये सर एक्चुअली मैं किराया लेता ही नहीं हूँ, बस एक फॉर्मेलिटी के हिसाब से ले रहा हूँ। 2000 रुपये महीना लेता हूँ, बाकी बिजली वगैरह सब उसी के अंदर इंक्लूड है। जैसे मैं पंखा उनका सब दे रखा हूँ इन लोग को, ताकि इन लोग को दिक्कत नहीं आए। अनाथ बच्चे हैं तो इसलिए मैं सोचा कि ठीक है ये सबको रहने देते हैं, कोई नहीं, कहाँ यहाँ वहाँ भटकेंगे। और मैं थोड़ा सा इन लोग को देख रेख करते रहता हूँ, डांटते भी रहता हूँ, कुछ अगर गलती करते हैं डांटते भी रहता हूँ। बट बच्चे अच्छे हैं, बहुत बच्चे अच्छे हैं, ठीक है। इन लोग को सरकारी हेल्प ज़रूरी चाहिए, कुछ मिलना चाहिए। कौन बच्चे कहाँ पे बनेंगे क्या बनेंगे पता नहीं। ये मोदी जी देखिए चाय बेचने के लिए, चाय बेचने वाले थे, प्रधानमंत्री बन गए। तो बच्चे ये लोग को भी मैं सोचता हूँ कि इसका फ्यूचर कैसे बन जाए, बड़े अच्छा बन जाए। और सरकार इन सबको मदद करना चाहिए, ऐसे अनाथ बच्चे को। सर आप जैसे आदमी बहुत कम होते हैं जो किसी अनाथ को रखते हैं और बहुत ही कम पैसे में मदद करते हैं, तो आपके अंदर ऐसा जज्बा क्यों आया? ये है कि सर मैं थोड़ा सा धार्मिक प्रवृत्ति के आदमी हूँ। मैं देखा कोई मेरे को बताया कि ऐसे ऐसे बच्चे यहाँ पे सबको रहने के लिए थोड़ा सा ठिकाना नहीं मिल रहा है, तो मैं बोला ठीक है मेरे घर पे ही रह जाऊँ, तो इसलिए मैं रखा हूँ इन लोगों को। सर कुछ लोगों से बोलना चाहोगे? समाज में बड़े सारे लोग हैं जो दया नहीं करते, जिनका पैसा सब कुछ है वो नहीं, सबका मदद करना चाहिए। जिसको मदद की जिसकी ज़रूरत है उसको मदद ज़रूर करना चाहिए, किसी भी हालत में हो, कैसे भी हो, लेकिन मदद ज़रूर करना चाहिए। जो मदद कर सकते हैं वो करना चाहिए उनको। कौन सी जगह है सर जी? ये है कुशक नंबर 2 है, कादीपुर विलेज है, दिल्ली में है। अब हम आपको मिलाते हैं सामाजिक कार्यकर्ता हरपाल सिंह राणा से कि इन अनाथ बच्चों पर उनका क्या कहना है। राणा जी, अभी आपके हम गांव कादीपुर में गए तो वहाँ पर कुछ ऐसे बच्चे मिले जिनके माँ बाप दोनों नहीं हैं, वो नाबालिग बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, ज़्यादा बड़े भी नहीं हैं कि अपना गुजारा बसर कर सकें। किस तरह अपना गुजारा करते होंगे और आप किस प्रकार उनकी सहायता करते हो? और सरकार जो कहती है कि हम अनाथ बच्चों को लिए कोई योजना नहीं बना सकते, कुछ काम नहीं कर सकते, किस प्रकार की लड़ाई है आपकी सरकार के साथ और समाज के साथ? देखिए, इसमें मेरा ये कहना है कि आज स्वतंत्रता का 75वां हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। ये 75वां स्वतंत्रता दिवस वो बच्चे कैसे मनाएंगे जिनके लिए सरकार की आज तक कोई योजना नहीं है। ऐसी योजना जो भारत सरकार के द्वारा पिता की मृत्यु के बाद पत्नी को विधवा पेंशन दी जाती है, वृद्धावस्था पेंशन दी जाती है, अपाहिज पेंशन भारत सरकार राज्य सरकारों के द्वारा दी जाती है, लेकिन भारत सरकार के द्वारा आज 75 वर्ष आज़ादी के बाद भी किसी अनाथ बच्चे को, किसी बेसहारा बच्चे को कोई पेंशन नहीं दी जा रही है। ये अच्छा संदेश नहीं है। हम प्रधानमंत्री जी से ये मांग करते हैं कि 75वीं वर्षगांठ पर, बहुत बार मैं चिट्ठी लिख चुका हूँ, बहुत बार ट्वीट किए जा चुके हैं, बहुत बार ये विषय उठाया गया है। मेरा बेटा इसमें पिछले 1 वर्ष पहले दिल्ली उच्च न्यायालय में भी हमने याचिका लगाई थी। हमने कहा था कि कोरोना के दौरान बेसहारा बच्चे बहुत अधिक परेशान हैं। सबसे ज़्यादा शोषण अगर किसी का होता है तो बेसहारा बच्चों का होता है। सबसे ज़्यादा जो समाज में पीड़ित होते हैं वो बेसहारा बच्चे होते हैं। लेकिन माननीय हाईकोर्ट ने हमारी याचिका को 1 साल पहले नहीं सुना। भारत सरकार बोली कि अनाथ बच्चों के लिए पेंशन की कोई आवश्यकता नहीं है। दिल्ली सरकार ने भी कहा कि अनाथ बच्चों के लिए कोई पेंशन की आवश्यकता नहीं है, और माननीय न्यायाधीश ने हमारी याचिका पर संज्ञान नहीं लिया। इसमें मेरा ये कहना है कि जब इसी कोरोना में, दूसरी कोरोना की लहर में, वही माननीय न्यायाधीश और भारत सरकार, दिल्ली सरकार कह रही है कि कोरोना में जो अनाथ है उनकी हम मदद करेंगे, वो सराहनीय है। जो मदद कर रहे हैं वो सराहनीय है, लेकिन कोरोना में जो अनाथ हुए उनके लिए तो आप मदद कर रहे हैं, जो दूसरे बेसहारा हैं, जो दूसरे अनाथ हैं, उनके लिए आप मदद नहीं कर रहे हैं। ये अच्छा संदेश देश में नहीं जा रहा है। हम ये चाहते हैं कि बेसहारा बेसहारा होता है, चाहे वो अनाथ में बेसहारा हुआ हो, चाहे वो सामाजिक तौर पे और किसी दुर्घटना के कारण उनके माता पिता की मृत्यु हुई हो। दोहरी रणनीति होगी ना? दोहरी रणनीति नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए, और इसके लिए मैं पिछले 15 वर्षों से प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन इसमें सुनाई नहीं हो रही है।